ओके हेलो, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि मान लो अभी हमने डिस्कस किया था कि मेरे पास ये शेल है और शेल का मतलब सिर्फ बाहर बाहर चार्ज है। ऑफ कोर्स अगर मेरा ये शेल होगा तो अंदर कोई चार्ज नहीं है, बाहर कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो जो शेल होता है उस पर चार्ज है। बट अब मैं स्फीयर की बात कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा स्फीयर कंसिडर करके चलो कि इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे पूरे पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर चार्ज है। अब हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं कि भाई वही वाली कहानी है कि एक बार देखेंगे बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है और अंदर वाले किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। ठीक है, सबसे पहले हम अगर मान लो कि P जो है वो आउटसाइड लाई करता है, कि भाई मैंने रैंडम पॉइंट P मान लिया, ऐसा पॉइंट जो कि सर्कल के बाहर लाई करता है। और अगर वो बाहर लाई करता है तो ऑफकोर्स सेंटर से डिस्टेंस कितना r हो गया। ये r क्या है, एक तरीके से रेडियस है गॉसियन सरफेस का, कि मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस मानूंगा और उस गॉसियन सरफेस का जो मेरे पास रेडियस है वो स्मॉल r है। यहाँ पे कैपिटल R क्या है, कैपिटल R है रेडियस पूरे मेरे स्फीयर का। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहली चीज तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा, अच्छा तुम लोग को याद हो तो अच्छी बात, नहीं याद तो मैं याद दिला देता हूं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो किसके बराबर होता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल चार्ज मान लो अगर Q है, ठीक है, इस सिचुएशन में अगर टोटल चार्ज की वैल्यू Q है और टोटल वॉल्यूम की वैल्यू 4/3 पाई r क्यूब है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम करा, मेरे पास क्या आ गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गई। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब यहां से सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगा, वही यार ये सेम कहानी ना 20 बार कर लिए, तो एक बार मैं फिर से समझा ही देता हूं कि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया के बराबर है। ठीक है, तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, और किसका सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस जो मैं लूंगा उसका सरफेस एरिया, जिसका एरिया कितना है 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, और फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली फ्लक्स का एक ये फॉर्मूला है, फ्लक्स का एक ये फॉर्मूला है, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया और Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑफ कोर्स अब इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो इक्वेट करने से मेरे पास क्या बनेगा कि E डॉट 4 पाई r स्क्वायर, यानी ये चीज इसके बराबर है, और फाइनली मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। तो भाई ये तो बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है कि जब मैं पॉइंट चार्ज की बात करता हूं, अगर पॉइंट चार्ज के लिए r डिस्टेंस पे अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो वो क्या होता है, KQ बाय r स्क्वायर होता है, और वैसा ही एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला ये भी है। तो फिर से इसमें तो कोई भी चेंज नहीं आया। अगर आउटसाइड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सिंपल है, बेसिक सा है। वही अगर मैं दूसरी सिचुएशन की बात करूं, दूसरा सिचुएशन क्या है कि अब जो मेरे पास r डिस्टेंस है, यानी मेरा जो गॉसियन सरफेस कह सकते हो या जो पॉइंट मैं मान रहा हूं, ये पॉइंट बिल्कुल ही क्या है, लाइज ऑन द स्फीयर, बिल्कुल ही सरफेस पे लाई कर रहा है। तो जो मेरा गॉसियन सरफेस होगा उसका भी मेरे पास एरिया कितना आएगा, 4 पाई r स्क्वायर, और मेरा स्फीयर का जो एरिया है वो भी कितना है, 4 पाई r स्क्वायर। तो ये दोनों चीजें तो बिल्कुल सेम हो गई। इस फिर से वही चीज करेंगे, फ्लक्स के दो फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और फिर से हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये करने के बाद इंपॉर्टेंट बात ये है कि फिर से तुम फॉर्मूला देखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर ही आ रहा है। तुम बोलोगे यार फर्क तो कुछ है नहीं, हाँ कोई फर्क है नहीं, पिछला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक्चुअल में सेम है। एक छोटी सी चीज इसमें ऐड ये कर सकते हो कि इस सिचुएशन में जो मेरे पास स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यू है वो क्या है, बराबर है। कि मेरे पास गॉसियन सरफेस यानी जो मैं पॉइंट ले रहा हूं और जो स्फीयर ले रहा हूं, दोनों का रेडियस बिल्कुल बराबर है। अब इन दोनों का वैल्यू बराबर है तो तुम चाहे कैपिटल R रखो, यहाँ पे इस स्मॉल r की जगह तुम कैपिटल R रखो या स्मॉल r रखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस सिचुएशन में। वही अगर मैं बात करूं हमारे पिछले वाले सिचुएशन की, तो इस सिचुएशन में जो मेरा फाइनल आंसर आ रहा था, यहाँ ध्यान रखना ये जो मेरा पॉइंट है वो बाहर लाई करता है, r की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी है, और वही जो अभी हम सिचुएशन बात कर रहे हैं सरफेस वाले पॉइंट पे, यहाँ स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो अब तुम सोचोगे कि यार इसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा हम उसके लिए करते थे शेल के लिए। हाँ एक्चुअल में कोई फर्क है भी नहीं। इंपॉर्टेंट है ये थर्ड वाला सिचुएशन, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि P लाइज इनसाइड द स्फीयर, कि अब मेरे पास ये रैंडम पॉइंट P है मान लो, और जो कि सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे है, और ये जो स्मॉल r की वैल्यू है इस सिचुएशन में क्या है, वो कैपिटल R से छोटी है। अगर ये सिनेरियो अगर बैठता है तो ये है सबसे डिफरेंट केस सिनेरियो।
ऐसा इसलिए क्योंकि जो चार्ज है वो पूरी बॉडी पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, चाहे वो अंदर हो बाहर हो, उस पे पूरे पे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मान के चलते हैं कि पूरी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज है, ठीक है, टोटल चार्ज, उसकी वैल्यू अगर हम मान लो Q लेके चलते हैं, तो अंदर वाली बॉडी पे कुछ ना कुछ चार्ज तो होगा, मुझे मालूम नहीं है कितना होगा, बट वो चलो मान लेते हैं Q डैश होगा। अब यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या है कि देखो टोटल चार्ज को Q मान लिया और Q डैश सिर्फ उतना चार्ज है जो मेरे छोटे वाले स्फीयर के अंदर अंदर लाई कर रहा है। अब इसके अंदर जितना चार्ज लाई कर रहा है वो मेरे लिए क्या है, Q डैश है, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो उसको निकालने के लिए सबसे पहली बात मुझे चार्ज का एक फॉर्मूला चाहिए। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है वो टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम होता है। इसी चीज को याद होगा, मैंने तुम्हें बताया था बहुत छोटा चार्ज बाय बहुत छोटा वॉल्यूम, ये भी लिख सकते हैं। वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे कि मेरे पास टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या फिर छोटा चार्ज किसके बराबर हो गया, छोटा वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सेम ही चीज है, देख लो कोई फर्क नहीं है कि यहाँ पे क्या है, जो रो की वैल्यू है यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो किसके बराबर है, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। यहाँ पे जो मेरे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो क्या है, ये क्या है कि छोटा चार्ज बाय छोटा वॉल्यूम है कि नहीं, एक तरीके से यही चीज है। तो दोनों फॉर्मूले अपनी जगह बहुत सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसके आगे क्या होगा कि जब तुम Q डैश की वैल्यू लिखोगे तो Q डैश की वैल्यू क्या होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम, इस वाले हिस्से का वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, ठीक है। सिंपल सी बात है, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला तो तुम्हें मालूम होगा कि फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें तुम्हें करना क्या है कि अगर मैं पूरे स्फीयर की बात करूं तो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, और वही अगर मैं छोटे वाले स्फीयर की बात करूं तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो बस ये स्मॉल चार्ज निकालने का पॉइंट क्या है, क्योंकि जब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ की बात करूंगा तो तुम्हें मैंने बताया था कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होता है सिर्फ उससे मतलब है, ठीक है, मुझे बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब है ही नहीं, इसीलिए मैं सिर्फ अंदर वाले चार्ज से डील करने वाला हूं, इसीलिए मैंने इतनी मेहनत करी। क्योंकि अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा वही कहानी, फ्लक्स के दो फॉर्मूले, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया 4πr², यहां से यहां इस पूरे सरफेस का एरिया कितना होगा 4πr², ठीक है। वही फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है Q/ε0। अब यहां मैं पूरा Q/ε0 नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इस स्फीयर के अंदर सिर्फ कितना चार्ज है, Q डैश चार्ज है, आ रही है बात समझ में, इसीलिए Q'/ε0। अब इन दोनों को चीजों को अगर मैं बराबर रख दूंगा तो बराबर रखने के बाद देखोगे तो E इंटू 4πr² किसके बराबर है, Q'/ε0। Q डैश की वैल्यू जो अभी हमने निकाली ना डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। क्या क्या चीजें कैंसिल आउट होंगी, 4π से 4π कैंसिल आउट होगा, r² से ये एक r बच जाएगा यहाँ पे, और मेरे पास फॉर्मूला क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/3ε0 डेंसिटी इंटू r। डेंसिटी मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू r, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर तुम्हें सेंटर से r डिस्टेंस पे मतलब स्फीयर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो कहीं ना कहीं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से रिलेट करके हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं। बट अगर मुझसे पूछो तो ये फॉर्मूला उतना यूज नहीं होता है, इसी को थोड़ा इलैबोरेट करते हैं कि डेंसिटी का मेरे पास एक और फॉर्मूला तो है ही, और वो क्या है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, यानी टोटल चार्ज और टोटल वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम। तो अगर मैं रिप्लेस कर दूंगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा 4/3 पाई R क्यूब पूरे स्फीयर का वॉल्यूम। यहाँ से ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे और तुम्हें फॉर्मूला देखने को मिलेगा 1/4πε0 Q/r क्यूब। R क्या है, ये मेरे पूरे स्फीयर का रेडियस है, और यही मैं स्मॉल r की बात करूं तो ये मेरे गॉसियन सरफेस का रेडियस है, ठीक है। ये बेसिकली वो डिस्टेंस है सेंटर से जिस पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन के आ रहा है तुम्हारे पास। तुम कहीं ना कहीं नोटिस करोगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड करती है टोटली किस बात पे कि तुम सेंटर से कितना डिस्टेंस ले रहे हो, है ना, इस बात पे ये बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तुम जितना छोटा मतलब रेडियस लोगे, जितना छोटा स्फीयर मान के चलोगे, ये अगर स्फीयर बहुत छोटा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी, ये स्फीयर अगर अच्छा खासा बड़ा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, तो अब जैसे एक ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है जिसका टोटल चार्ज Q है, उसका खुद का रेडियस R है। अब मुझे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फंक्शन, मैंने मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस R के साथ प्लॉट किया है और इनमें से कौन सा ग्राफ उसको एकदम सही तरीके से दिखाता है।
सिंपल सी बात है, हमें ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि इस ग्राफ को समझने के लिए हमें पहले फॉर्मूला समझने पड़ेंगे कि जब मैं मतलब बाहर वाले पॉइंट्स की, आउटसाइड पॉइंट्स की बात करता हूं तो वो बहुत नॉर्मल KQ/R² जैसा फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। जब मैं सरफेस वाले पॉइंट्स की बात करता हूं, एग्जैक्ट सरफेस पे, तो वो भी KQ/R² है, जहां पे R कैपिटल R के बराबर है, तो ये एक तरीके से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने वाला पॉइंट हो गया है कि नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैं बाहर जा रहा हूं, सॉरी इनसाइड आ रहा हूं, तो अगर अब मैं इनसाइड की बात करूं, अंदर वाले पॉइंट्स की बात करूं, तो वो क्या है, KQ/R3, और यहाँ पे जो स्मॉल r है वो डायरेक्टली एक तरीके से, ठीक है, ये फॉर्मूला अभी हमने बना। यानी यहां से मैं साफ साफ बोल सकता हूं कि अगर मैं सिचुएशन की बात करूं, तो तुम अगर इनसाइड वाले पॉइंट्स की बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और R, यानी ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, E की भी पावर 1, R की भी पावर 1। साफ साफ तुम्हें इस फॉर्मूले से नजर आ रहा है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सिंपल सी बात है, यही एक चीज हो सकती है कि अगर मैं अंदर वाले पॉइंट्स की बात करूं, यानी R से कम वाले पॉइंट्स की बात करूं, तो इस लाइन क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। मतलब अगर मैं R से अंदर, ये हो गया या ये हो गया या ये हो गया, ये सारे पॉइंट्स यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये सब इनसाइड वाले पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये एकदम सही आंसर है। ये एक स्ट्रेट लाइन है अगर, तो ये भी ठीक, अभी तक तो ये ठीक है, और ये भी स्ट्रेट लाइन है तो ये भी ठीक है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी ठीक है। बट इतने से काम चलेगा नहीं, ये तो ऑफ कोर्स ये तो टोटली गलत हो ही गया। अब हमें बात करनी है बाहर वाले पॉइंट्स की, क्योंकि हमने इन सब में ही तुम अगर नोटिस करोगे, चाहे ऑप्शन ए में, चाहे ऑप्शन सी में, चाहे ऑप्शन डी में, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें R डिस्टेंस पे देखने को मिल रही है, जो कि एकदम सही बात है, ठीक है, कि बिल्कुल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाती है, बहुत बढ़िया। बट जैसे जैसे हम बाहर वाले पॉइंट्स को हिट करेंगे, बाहर वाले पॉइंट्स पे तुम साफ साफ देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर R की डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, R बढ़ेगा E घटेगा, और ये एक लीनियर वो नहीं है, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा, ये पक्का कर्व ही होना चाहिए, कर्व होगा तभी ठीक होगा। इसी वजह से हमारे पास क्या है कि इसके पॉइंट के बाद जो मेरा आंसर है वो ऐसा कर्व होना चाहिए, जो कि इस तरीके का कर्व सिर्फ तुम्हें इसमें दिख रहा है, ना ही इसमें है ना ही इसमें है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में ही उस तरीके का कर्व तुम्हें देखने को मिल रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ध्यान रखना। तो ये बिल्कुल हमने एक तरीके से ग्राफ बना लिया, किसके लिए, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए। कब, जब हम लोग बात कर रहे हैं कि इनसाइड भी, सरफेस पे भी और R पे, एक पूरा ग्राफ बना लिया। अब जैसे एक नीट का सवाल देखते हैं। सवाल बोला ये है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू AR। अच्छा, रेडियली आउटवर्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं इस तरीके से बाहर की तरफ निकल रही है। रेडियली आउटवर्ड का मतलब ये होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे बाहर निकल रही है तो अ चार्ज कंटेन्ड बाय द स्फीयर ऑफ रेडियस A, यानी मेरे पास जो स्फीयर है उस स्फीयर का मेरे पास रेडियस कितना है, A है, और एट द सेंटर ऑफ द ओरिजिन विल बी, अच्छा बेसिकली मुझे चार्ज कंटेन्ड यानी Q की वैल्यू इस पूरे स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है मुझे ये निकालना है। इस सिचुएशन में रेडियस A दिया हुआ है, तो अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, अगर मान लो सरफेस पे लिखोगे तो कितना आ जाएगा, KQ/R²। अब बेसिकली मैं सरफेस की बात कर रहा हूं, तो डिस्टेंस कितना हुआ, A, और A की जगह यहाँ पे A² रख दिया, बहुत सही बात है। अब अगर ऐसा लिख दिया तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मुझे Q निकालना है तो मैं बस इसी फॉर्मूले से निकाल लूंगा। क्यों निकालूंगा इस फॉर्मूले से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उन लोगों ने क्वेश्चन में दी हुई है, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। A भी एक तरीके से उन्होंने कांस्टेंट बोला हुआ है, तो मैं जब भी आंसर निकालूंगा, आंसर उन टर्म्स में निकाला जाता है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ हो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर मैं Q को एक साइड रखूं और सारी चीजें दूसरी साइड पे भेज दूं, तो क्या होने वाला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैं कैपिटल A इंटू स्मॉल a रखूंगा, और ये सारी चीज अगर दूसरी साइड भेज दूं तो होगा क्या, 4πε0 इंटू कैपिटल A इंटू स्मॉल a का होल क्यूब। सिंपल सी बात है। और ये करने के बाद मेरे पास कौन सा ऑप्शन वाला सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने मैंने सरफेस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उठा लिया, क्योंकि उसमें सारी वैल्यूज मुझे पता है, और टोटल चार्ज निकालना बहुत ही आसान हो गया। बहुत आसान सवाल था वैसे ही। ध्यान रखना इस चीज में कभी कभार कंफ्यूजन ये होती है कि हम किस तरीके के स्फीयर के बारे में बात करें। जैसे ये है, यहां तुम्हें बोला एक हॉलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। अगर हॉलो नहीं भी बोले, अगर मान लो मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर बोल दे, अगर कंडक्टिंग स्फीयर, तो तुम्हें मालूम है जो कंडक्टर्स होते हैं उनके चार्ज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे तुम्हें देखने को मिलेंगे, अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाली है। जैसे हमने हॉलो के लिए करा है
कि हॉलो के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी होगी, 0 होगी। तो अब यहाँ पे साफ साफ बोला है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। एट द सेंटर का मतलब तुम्हें सॉल्व भी नहीं करना, तुम्हें पता है अगर चार्ज इनसाइड 0 है तो तुम चाहे कितना भी बड़ा कुछ भी लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 ही होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि अंदर चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। ये हॉलो की बात है। बट कंडक्टिंग स्फीयर भी अगर मैं ले लूं तो कंडक्टिंग स्फीयर में भी सिर्फ चार्ज सरफेस पे ही होता है, बाहर ही लाया करता है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली है, 0 ही होने वाली है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। ये सिर्फ जो है ये उस तरीके की बॉडीज होंगी जिनके ऊपर पूरे तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। ऐसी बॉडीज जिन पे अंदर भी चार्ज हो सकता है, उन्हीं पे वो वाले फॉर्मूले हैं जो अभी हमने बनाए। बाकी कंडक्टिंग के लिए तो हमेशा अंदर वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगी, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की कहानी में इतना ही, बाकी जो भी है मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।